मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी मन्नत एक जुनून भाग 67 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। आप सभी से गुजारिश है, प्लीज़ मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि मुझे लिखने की प्रेरणा मिलती रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सालू एक बार फिर गुस्से से चीखी, अपना काम शुरू करो। फिर उसने उन आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसकी चीखें सुननी चाहिए। सालू की आवाज़ में ऐसी बेरहमी थी कि कमरे में मौजूद गुंडों के चेहरे पर फिर से घटिया मुस्कान फैल गई। तभी उनमें से सबसे खतरनाक दिखने वाला गुंडा धीरे धीरे मन्नत की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में घमंड था, उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। वह जानता था कि उसे देखते ही लड़कियां डर से कांपने लगती थी, लेकिन मन्नत उसके सामने बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर न डर था न घबराहट, बल्कि होठों पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कान थी। एक पल के लिए वह गुंडा भी ठिठक गया। उसने मन्नत को गौर से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने बैठी लड़की की आंखों में उसके लिए जरा भी खौफ नहीं था, लेकिन अगले ही पल उसका घमंड फिर उसके सिर पर सवार हो गया। वो धीरे धीरे मन्नत के और करीब आया। उसकी नज़र मन्नत के चेहरे से होते हुए उसके दुपट्टे की तरफ गई, और जैसे ही उसने अपना हाथ मन्नत के दुपट्टे की तरफ बढ़ाया, ढाई अचानक हवा को चीरती हुई एक गोली कमरे में गूंजी। गोली सीधे जाकर उस गुंडे की हथेली के आर पार हो गई। आह! उसकी दर्दनाक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो अपना हाथ पकड़कर पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसके चेहरे से पल भर में सारा घमंड गायब हो चुका था। अगले ही पल वह दर्द से तड़पता हुआ फर्श पर जा गिरा। कमरे में मौजूद हर शख्स पत्थर की तरह अपनी जगह जम गए। किसी को समझ ही नहीं आया कि गोली चली कहाँ से थी। सालू की आंखें हैरानी से फैल गई और मन्नत के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अब इस कमरे में क्या होने वाला है। तभी हाउ डेयर यू टच माई क्वीन, आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उस आवाज़ में इतना गुस्सा था, इतना अधिकार और इतना खौफ कि जैसे कमरे की हवा तक कांप उठी हो। दीवारों से उसकी आवाज़ टकराकर वापस आई और वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। सालू की आंखें अचानक दरवाजे की तरफ उठ गई। उसके चेहरे पर पहली बार साफ डर दिखाई दिया, क्योंकि वह आवाज़ उसके लिए अनजाना नहीं था। वह आवाज़ थी वेदांश राठौर की। वह दरवाजे पर खड़ा था। उसके एक हाथ में अब भी बंदूक थी, जिसकी नली से धुएं की हल्की सी लकीर निकल रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी, जबरे गुस्से से बुरी तरह भींचे हुए थे। चेहरे पर ऐसा खौफनाक गुस्सा था कि सामने वाला उसकी सिर्फ एक नज़र से ही सहम जाए। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़र अब वेदांश पर टिक चुकी थी, लेकिन जैसे ही सालू की नज़र उससे मिली, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। एक पल के लिए उसकी आंखों में डर साफ उतर आया। हाँ, सालू को उम्मीद थी कि वेदांश किसी न किसी तरह यहाँ जरूर पहुँचेगा, लेकिन इतनी जल्दी इसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि उसने और अंगद ने सब कुछ सोच समझकर प्लान किया था। मन्नत को राठौर मेंशन से किडनैप करने के बाद अंगद ने ऐसी व्यवस्था की थी कि वेदांश का पूरा फोकस शादी पर ही रहे। दरअसल जैसे ही सालू मन्नत को लेकर राठौर मेंशन से निकली थी, अंगद ने पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। उसे अच्छी तरह पता था कि वेदांश को सीधे किसी काम में उलझाना आसान नहीं था। वेदांश पहले से ही उस पर शक करता था, इसलिए अंगद ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता था जिससे वेदांश को उस पर जरा भी शक हो। उसका प्लान कुछ और ही था। उसे बस इतना करना था कि वेदांश का ध्यान मन्नत से हट जाए, और इसके लिए उसे वेदांश को नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाना था। शादी की रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी। जैस्मिन और मयंक ने परिवार के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी ले लिया था। अब घर में अगली रस्मों की तैयारियां शुरू होने वाली थी। इसी बीच अंगद ने संध्या जी को अकेले देखा। उसकी नज़र कुछ पल के लिए उन पर टिकी रही, फिर उसके होठों पर एक बेहद हल्की और चालाक मुस्कान आई।
क्योंकि उसे पता था कि अगर संध्या जी को कुछ हो गया तो वेदांश का पूरा ध्यान तुरंत उन्हीं पर चला जाएगा। वह मन्नत के बारे में सोचना तो दूर, कुछ समय के लिए उसके गायब होने की भनक तक नहीं लगने देगा। अंगद ने बिना किसी को भनक लगे अपना प्लान शुरू कर दिया। संध्या जी अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। वहीं अंगद पहले ही बेहद चालाकी से उनके कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर थोड़ा सा तेल गिरा चुका था, इतना कि किसी की नज़र आसानी से उस पर ना जाए, लेकिन पैर पड़ते ही संतुलन बिगड़ जाए। वह कुछ दूरी पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। संध्या जी जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, उनका पैर अचानक उस तेल पर पड़ा। उनका संतुलन बिगड़ा और उनका पैर बुरी तरह मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि पास मौजूद एक नौकर ने उन्हें संभाल लिया। संध्या जी के पैर में तेज दर्द शुरू हो गया। घर में जैसे यह खबर फैली, पूरा माहौल बदल गया और सबसे पहले वेदांश की नज़र अपनी माँ पर गई। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। मॉम, उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वह उनके पास बैठ गया और उनका पैर देखते हुए बोला, क्या हुआ? संध्या जी दर्द में थी। वेदांश का पूरा ध्यान अब उनकी तरफ ही था और ठीक यही अंगद चाहता था। दूर खड़ा अंगद सब कुछ देख रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि की हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अब मन्नत के गायब होने का किसी को ध्यान ही नहीं जाना था। घर में सभी का ध्यान संध्या जी पर था और वेदांश अपनी माँ के पास। अंगद ने मन ही मन कहा, अब देखता हूँ तुम्हारी नज़रें मन्नत तक कैसे पहुँचती है। लेकिन अंगद यह नहीं जानता था कि जिस आदमी को वह इतना आसानी से अपने जाल में फंसा हुआ समझ रहा है, वह अपनी माँ की चिंता करते हुए भी अपनी क्वीन पर नज़र रखना नहीं भूला था। उन्हें लगा था कि इस तरह वेदांश को मन्नत के गायब होने की भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन सालू और अंगद, इन दोनों बेवकूफ़ों को कौन समझाता कि सामने कोई आम इंसान नहीं, किंग वेदांश राठौर था। वह सिर्फ अपनी आँखों से नहीं देखता था, उसकी दो आँखें जरूर थी, लेकिन उसके आसपास होने वाली हर हलचल पर उसकी नज़र रहती थी। उसकी दुनिया में कोई कदम उठे और उसे खबर ना हो, ये मुमकिन नहीं था। वेदांश को अपने सामने देखकर सालू की धड़कन एक पल के लिए जैसे जम गई। उसे लगा मानो अगले ही पल उसकी सांसें भी रुक जाएगी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मौजूद खतरनाक भाव और गहरे हो गए। उसने दांत भींचे और मन्नत की तरफ देखा, जो इस वक्त बिल्कुल बेफिक्र होकर वेदांश को मुस्कुराते हुए देख रही थी। सालू को समझ नहीं आ रहा था कि मन्नत इतनी शांत कैसे हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ गुंडे वेदांश को देखकर पीछे हटने की बजाय अजीब आत्मविश्वास के साथ उसके सामने खड़े थे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे आदमी को गोली मार दी। वेदांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी आंखों में वही ठंडी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे छिपा तूफान किसी से छिपा नहीं था। तभी शिव एक कुर्सी लेकर वहां पहुंचा और वेदांश के ठीक पास रख दी। वेदांश बिना किसी जल्दबाजी के मन्नत के पास जाकर बैठ गया। सबसे पहले उसकी नज़र मन्नत के चेहरे पर पड़ी। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था। बस उसी पल उसकी आंखों की गहराई बदल गई। उनमें ऐसी खामोश आग उतर आई जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि अब इस कमरे में किसी की सामत आने वाली है। उसने बेहद प्यार से मन्नत के बंधे हुए हाथ खोले, फिर उसके पैरों के बंधन भी खोल दिए। उसके बाद उसने धीरे से अपनी उंगलियां मन्नत के उसी गाल पर रख दी जहां सालू ने थप्पड़ मारा था। मन्नत ने उसके स्पर्श को महसूस करते ही एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वेदांश ने बेहद धीमी आवाज़ में पूछा, दर्द हो रहा है आपको? मन्नत ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसकी होठों पर हल्की मुस्कान थी। बिल्कुल नहीं, आपके छूने से तो दर्द भी गायब हो गया। उसकी बात सुनकर वेदांश के चेहरे पर एक पल के लिए प्यार उतर आया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर फिर वही खौफनाक गुस्सा लौट आया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। उसकी आंखों में पछतावा साफ था। मैं थोड़ा लेट हो गया। मन्नत ने तुरंत सिर हल्का सा हिलाया, इट्स ओके वी। फिर उसने कमरे में खड़े उन गुंडों की तरफ देखा। उसकी मुस्कान खतरनाक हो गई। उस मुस्कान में जैसे एक ही सवाल था, अब इनका क्या होगा? मन्नत ने धीरे से कहा, जाइए, आप इन गुंडों को देखिए,
फिर उसकी नज़र सीधे सालू पर जा टिकी। लेकिन मेरा शिकार वह है, उससे मैं निपटूंगी। वेदांश ने उसकी तरफ देखा। मन्नत ने शांत मुस्कान के साथ आगे कहा, मैं यहीं बैठी हूँ, आपका इंतज़ार करूँगी इस खेल के ख़त्म होने का। उसने गुंडों की तरफ एक बार और देखा और अगले ही पल उसके होठों पर एक बेहद खौफनाक मुस्कान फैल गई। इन सब की चीखें, उसकी आंखों में खून उतर आया। मुझे सुनाई देनी चाहिए। फिर उसके होठों की मुस्कान और गहरी हो गई, वो भी दर्द से भरी हुई। वेदांश ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से मन्नत के माथे को चूम लिया। फिर अगले ही पल वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। शिव और कबीर भी उसके साथ खड़े थे। पीछे उनके बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन वेदांश ने हाथ उठाकर सभी को रोक दिया। कोई आगे नहीं आएगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वेदांश की आवाज़ बेहद शांत थी। मैंने कहा, कोई आगे नहीं आएगा। पूरा कमरा शांत हो गया। वेदांश अकेला उन गुंडों के सामने खड़ा था, क्योंकि बात सिर्फ मन्नत को बचाने की नहीं थी। इन गुंडों ने उसकी क्वीन को छूने की कोशिश की थी। उसकी क्वीन को हवस भरी निगाहों से देखा था। और वेदांश राठौर के लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं थी, यह ऐसी गुनाह थी जिसकी कीमत उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से चुकानी थी। वेदांश ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई। उसकी नज़र एक एक करके सभी गुंडों पर पड़ी। फिर उसके चेहरे पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान आई। तुम लोगों ने मेरी क्वीन को देखने की हिम्मत की है। एक पल का सन्नाटा। फिर उसने अपनी जैकेट उतारकर एक तरफ रख दी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अपनी क्वीन की तरफ उठी हुई नज़र का हिसाब वेदांश राठौर कैसे लेता है। वेदांश धीरे धीरे उन गुंडों की तरफ बढ़ा। गुंडों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हुए कहा, बहुत हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। हम 10 है और तू अकेला। वेदांश वहीं रुक गया। उसने धीरे से अपनी घड़ी उतारी और शिव की तरफ बढ़ा दी। इसे संभाल कर रखना। शिव ने बिना कुछ पूछे घड़ी ले ली। अगले ही पल वेदांश की आंखें उन गुंडों पर उठी। अब उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तभी एक गुंडा चीखते हुए उसकी तरफ झपटा। वेदांश ने उसका वार बचाया और उसकी कलाई पकड़ ली। धड़ाम। अगले ही पल वह आदमी जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। बाकी गुंडे कुछ पल के लिए ठिठक गए। फिर 3 लोग एक साथ वेदांश पर टूट पड़े, लेकिन वेदांश जैसे उनके हर कदम को पहले से पढ़ रहा था। एक का मुक्का हवा में ही रुक गया, दूसरे का हाथ उसकी पकड़ में आ गया, तीसरे को उसने इतनी तेजी से धक्का दिया कि वह पीछे दीवार से जा टकराया। कमरे में लगातार चीखें गूंजने लगी, आह, छोड़ो, बचाओ। लेकिन वेदांश के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह एक एक करके उन सभी को जमीन पर गिराता चला गया। अब जो लोग कुछ देर पहले मन्नत को देखकर गंदी मुस्कान दे रहे थे, उनके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की सांसें बुरी तरह फूल रही थी और किसी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था डर। कुछ देर बाद वे सभी गुंडे फर्श पर पड़े करहा रहे थे। उनके चेहरे पर अब वह घमंड नहीं था जो कुछ देर पहले दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में सिर्फ डर था, ऐसा डर जो शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वेदांश उन्हें कुछ पल तक देखता रहा। उनकी हालत देखकर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बस एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि उन्होंने उसकी क्वीन को छूने की कोशिश की थी और अब उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ चुकी थी। वेदांश ने बिना कुछ कहे शिव की तरफ देखा, सिर्फ एक इशारा किया। अगले ही पल शिव और उसके बॉडीगार्ड्स आगे बढ़े और उन सभी गुंडों को घसीटते हुए वहां से बाहर ले गए। लेकिन उनकी सजा अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सजा तो किंगडम में शुरू होने वाली थी। कुछ ही पलों में कमरे के अंदर एक खौफनाक खामोशी छा गई। वेदांश की गहरी नजरें अब सीधे सालू पर थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बिल्कुल आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। उसका अंदाज़ा ऐसा था जैसे अभी अभी कुछ हुआ ही ना हो। कबीर ने सालू की तरफ देखते हुए हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ सालू? अभी तो तुम मेरी बहन की चीखें सुनना चाह रही थी, लेकिन अब वह एक पल रुका। तुम्हारी अपनी आवाज़ ही क्यों नहीं निकल रही है? सालू की मुठ्ठियाँ कस गई। उसने कुछ कहने के लिए अपने होठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी वेदांश ने बेहद शांत आवाज़ में कहा,
तुम यह सोच रही हो कि तुम्हारा प्लान फेल कैसे हो गया? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। या फिर तुम अभी तक यह समझने की कोशिश कर रही हो कि यह पूरा खेल आखिर खेला किसने? सालू की भवें सिकुड़ गई। वेदांश कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसकी आवाज़ में वही ठंडा आत्मविश्वास था। तुम मेरे किंगडम से इतनी आसानी से निकल गई और तुम्हें लगा कि मुझे खबर तक नहीं हुई। सालू की आंखों में एक पल के लिए बेचैनी उतर आई। हाँ, वो अपनी नफरत और गुस्से में यह बात भूल ही गई थी। अगर वो किंगडम से इतनी आसानी से निकल पाई थी तो उसके पीछे कोई वजह जरूर थी। उसे लगा था कि वो बेहद चालाक है। वो हाई ट्रेन स्पाई थी। उसे पकड़ना मुश्किल था, लेकिन शायद वह यह बात भूल गई थी कि किंग उससे कई कदम आगे सोचता था। तभी मन्नत हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, और तुम मुझे राठौर मेंशन से इतनी आसानी से बाहर ले आई, तभी तुम्हें शक नहीं हुआ? सालू ने उसकी तरफ देखा। मन्नत की आंखें अब बिल्कुल शांत थी। तुम राठौर मेंशन में आई, अंधेरे में हम पर नजर रखी, मैं वॉशरूम गई और तुमने उसी वक्त अपना खेल खेल दिया। मन्नत की मुस्कान धीरे धीरे और गहरी हो गई। सब कुछ तुम्हारे प्लान के मुताबिक था। वह एक पल रुकी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा पूरा प्लान किसी और के प्लान का हिस्सा था। सालू की मुठ्ठियां और भी कस गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। वहीं मन्नत की मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह सालू के बिल्कुल सामने जाकर रुक गई, फिर बेहद धीमी आवाज में बोली, वो सब हमारा प्लान था सालू, ताकि तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी जा सके। सालू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मन्नत की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहाँ एक पुराना दर्द भी था, एक ऐसा दर्द जिसकी वजह सालू ही थी। मन्नत की आंखों के सामने अचानक वह दिन घूम गया जब वेदांश ने उसे सालू के बारे में सब कुछ बताया था। वह दिन जब मन्नत ने अपने पेंडेंट को लेकर वेदांश से सवाल किया था। मन्नत ने पूछा, आपने कहा था नवी, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये पेंडेंट कहाँ मिला था? मन्नत की आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। बताइए ना, किसने छीना था मेरा पेंडेंट? उसकी आंखों के सामने वह नकाबपोश शख्स आ गया। वेदांश ने गहरी सांस ली और उसे बताया, जिसने आपका पेंडेंट छीना था वो सालू थी जान। जिसने आपको आपकी यादाश्त मिटाने वाला वायरस दिया था वो सालू थी। सालू कोई और नहीं, राव की बहन और मिस्टर एक्स की मोहरा है। वेदांश ने उसे एक एक सच्चाई बता दी थी और उस दिन के बाद मन्नत की आंखों में सालू के लिए सिर्फ एक चीज बची थी, हिसाब। मन्नत को वो आखिरी पल आज भी याद था, मंदिर में जब वो सालू के सामने टूटकर भीख मांग रही थी। उस वक्त सालू अपनी आंखों में चमक लिए उसे देखकर हंस रही थी, उसकी बेबसी पर हंस रही थी, उसके दर्द पर हंस रही थी। वही मुस्कान जिसे मन्नत आज तक नहीं भूल पाई थी। वेदांश ने मन्नत की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, डोंट वरी जान, इस बार उसे सजा जरूर मिलेगी। वो अब मेरे कब्जे में है। उसके किए की सजा इतनी खतरनाक होगी कि उसे जिंदगी भर याद रहेगा कि उसने आपके साथ क्या किया था। लेकिन मन्नत ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नहीं वी, वेदांश की भवें हल्की से उठी। मन्नत की आवाज़ बेहद शांत थी। इस बार नहीं, आप नहीं, मैं उसे सजा दूंगी। वेदांश कुछ पल उससे देखता रहा। मन्नत ने आगे कहा, जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उन सब का हिसाब मैं खुद करूंगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। सालू मेरा शिकार है, इसलिए उसका हिसाब मैं करूंगी, आप नहीं। वेदांश की आंखों में एक अजीब सा गर्व था। वह यही देखना चाहता था, अपनी क्वीन के चेहरे पर वही आत्मविश्वास, वही खतरनाक ठहराव और वही जुनून। तभी मन्नत ने कहा, मुझे उसके पास ले चलिए भी। मैं उसकी आंखों में वही डर देखना चाहती हूँ, वही खौफ, वही बेबसी जो मैंने उस वक्त महसूस की थी जब उसने मुझसे मेरा पेंडेंट छीना था, जब उसने मेरी यादें मिटाने के लिए वह इंजेक्शन दिया था। कमरे में फिर खामोशी छा गई। वेदांश कुछ पल तक मन्नत को देखता रहा। वह जानता था अगर वह चाहता तो मन्नत को किंगडम ले जा सकता था, लेकिन किंगडम का माहौल मन्नत के लिए नहीं था। भले ही मन्नत अब पहले जैसी कमजोर नहीं रही थी, लेकिन वेदांश उसे उस दुनिया से दूर रखना चाहता था। इसलिए उसने पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। उसने सालू को जानबूझकर किंगडम से भागने दिया।
उसे वह रास्ता दिया जिससे वह मन्नत तक पहुंच सके। वहीं सालू अब यह समझ चुकी थी कि शुरुआत से ही पूरा खेल वेदांश के हाथों में था। वह उसकी चाल में फंस चुकी थी। उसका पूरा प्लान, उसकी हर चाल वेदांश पहले ही समझ चुका था। लेकिन इसके बावजूद सालू के चेहरे की चमक कम नहीं हुई, बल्कि उसके होठों पर एक बार फिर वही तिरछी मुस्कान आ गई। उसने वेदांश की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आई। कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़र अब सालू पर टिक गई। सालू ने अपनी नज़रें वेदांश पर जमाए रखी। जब तुम्हें आखिर में यही करना था, उसकी नज़र मन्नत पर गई कि तुम्हारी मन्नत मेरा शिकार करे। फिर वह हल्का सा मुस्कुराई। तो इतना बड़ा खेल खेलने की ज़रूरत ही क्या थी? कमरे में अचानक फिर खामोशी छा गई। सालू की बात में वाकई दम था। अगर वेदांश चाहता तो वह सालू को किंगडम से भागने देने की बजाय खुद उसे बाहर निकालकर मन्नत को अपने साथ लेकर कहीं भी सालू का सामना कर सकता था, या फिर सालू को किसी दूसरी जगह ले जाकर मन्नत के हवाले कर सकता था। जब आखिरकार सालू को मन्नत के हाथों ही सजा मिलनी थी, तो उसे इतना बड़ा खेल खेलने का मौका क्यों दिया गया? उसे राठौर मैंसन में घुसने दिया ही क्यों गया? उसे मन्नत को वहां से उठाकर ले जाने दिया ही क्यों गया? और सबसे बड़ा सवाल, वेदांश ने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सालू के चेहरे पर हल्की सी उलझन थी। वेदांश अब भी बिल्कुल शांत बैठा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस होठों पर एक बेहद रहस्यमयी मुस्कान थी। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपनी नज़रें मन्नत की तरफ घुमाई, फिर वापस सालू की तरफ। उस रहस्यमयी मुस्कान में अब एक अलग ही गहराई थी। जिसे सालू ने सवाल तो पूछ लिया था, लेकिन उसके जवाब को समझने के लिए उसे वेदांश की अगली चाल का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वेदांश ने सालू को सिर्फ मन्नत के हाथों सजा दिलाने के लिए यह पूरा खेल नहीं रचा था। उसकी असली चाल अभी बाकी थी, और उस मुस्कान के पीछे छिपा राज सिर्फ वही समझ सकता था जो वेदांश के अगले प्लान से वाकिफ था। वेदांश ने सालू की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। सालू के सवाल का जवाब देने की बजाय उसने बेहद शांत आवाज में कहा, सवाल बहुत कर रही हो सालू। वह कुर्सी पर आराम से पीछे टिक गया। मैंने ये सब क्यों किया? मैंने इतना बड़ा खेल क्यों खेला? वेदांश हल्का सा मुस्कुराया। इन सवालों का जवाब तुम्हें देना मैं जरूरी नहीं समझता। कुछ पल के लिए उसने सालू को देखा, फिर उसकी आवाज़ में एक अलग ही ठंडापन उतर आया। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ यह खेल खेलने में मुझे बहुत मज़ा आया। सालू की आंखें सिकुड़ गई। वेदांश ने आगे कहा, जब तुम किंगडम से भागकर जंगल की तरफ दौड़ रही थी ना, उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। और तुम्हारे पीछे जो खौफनाक जानवर पड़े थे। वेदांश कुछ पल के लिए रुका। वह कोई इत्तेफाक नहीं था। सालू की आंखों में हल्की बेचैनी दिखाई दी। वेदांश ने आगे कहा, वो मेरे ही ट्रेन किए हुए जानवर थे। सालू के चेहरे के भाव बदल गए। वो चाहते तो उसी वक्त तुम्हारा काम तमाम कर सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता उतर आई, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए देखना चाहता था। हर पल, हर मोड़ पर तुम्हारी आंखों में वही खौफ देखना चाहता था। एक पल के लिए उसने मन्नत की तरफ देखा, जो कभी मेरी जान की आंखों में हुआ करता था। मन्नत के चेहरे पर भी एक हल्की सी कठोर मुस्कान आई। वेदांश ने फिर सालू की तरफ देखा, और फिर जंगल से तुम्हें जिसने बचाया। सालू की सांसें अचानक धीमी पड़ गई। वो भी मेरा ही आदमी था। उसकी आंखें फैल गई। वेदांश ने बेहद सहजता से आगे कहा, उसी ने तुम्हें जंगल से बाहर निकाला, फिर तुम अंगद राठौर से मिली। इतना कहते ही वेदांश के चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी मुस्कान लौट आई। एक पल के लिए सालू जैसे जम गई। उसके चेहरे की सारी चमक गायब हो गई। अंगद, उसके दिमाग में सिर्फ यही नाम घूमने लगा। इसका मतलब वेदांश को अंगद के बारे में भी पहले से ही सब कुछ पता था। उसके चेहरे पर पहली बार असली बेचैनी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला। नहीं, उसे अभी अंगद की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वह खुद वेदांश के सामने खड़ी थी। सालू अब धीरे धीरे समझ रही थी कि वेदांश का प्लान कितना खतरनाक था।
यह सिर्फ उसे पकड़ने का प्लान नहीं था। वेदांश ने उसे एक एक कदम खुद उसी रास्ते पर चलाया था जिस रास्ते की आखिरी छोर पर वह आज खड़ी थी। लेकिन अब उसे एक और बात समझ आ चुकी थी। वेदांश का शिकार सिर्फ वही नहीं थी, अंगद भी था। और शायद उसने सालू को मोहरे की तरह इस्तेमाल करके वेदांश ने अपना अगला शिकार भी तय कर लिया था, अंगद राठौर। उसकी मुठियां बुरी तरह से भिज गई थी। वो समझ चुकी थी कि वह अब फंस चुकी है। जिस खेल को वो अपनी जीत समझकर खेल रही थी, असल में उसकी हर चाल पहले से ही वेदांश के जाल में उलझ चुकी थी। लेकिन सालू इतनी आसानी से सरेंडर करने वालों में से नहीं थी। उसका अहंकार, उसकी नफरत और मन्नत के प्रति उसके अंदर भरा हुआ जहर उसे झुकने नहीं दे रहा था। वह जानती थी कि सामने वेदांश है। उसके सामने खड़े होकर जीतना आसान नहीं था, लेकिन सालू ने भी अपने दिमाग में कई रास्ते पहले से तैयार कर रखे थे। अगर पहला प्लान फेल हुआ तो दूसरा प्लान था। उसने खुद को संभाला, चेहरे पर फिर वही तिरछी मुस्कान लौट आई। वो जानती थी इस वक्त डर दिखाना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, इसलिए उसने अपनी नज़रें उठाई और सीधे वेदांश की आंखों में देखते हुए कड़वी हंसी के साथ कहा, यह तो इनजस्टिस है किंग। उसकी भवें सिकुड़ी हुई थी। मैं अकेली और तुम सब इतने सारे। उसने वेदांश की आंखों में देखते हुए कहा, तुम माफिया वर्ल्ड के किंग हो तो फिर लड़ाई बराबरी वालों के बीच होनी चाहिए। तुम मुझे अकेला करके मेरे आदमियों को मारकर मेरा हिसाब करना चाहते हो। उसकी आवाज़ में गुस्सा साफ था। एक अकेली लड़की का फायदा उठाकर जीतना, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है? वेदांश उसकी बातों का मतलब अच्छी तरह समझ रहा था। वह जानता था सालू अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, मन्नत आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। किसने कहा कि तुम्हारा हिसाब ये लोग करेंगे? सालू ने उसकी तरफ देखा। मन्नत की आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास था। तुम्हारा हिसाब मैं करने वाली हूँ सालू। एक पल की खामोशी, फिर मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गर्ल टू गर्ल, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं होगा। सालू ने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखा। इस वक्त मन्नत खूबसूरत लहंगे में थी। सालू के होठों पर व्यंग भरी मुस्कान आ गई। तुम इस लहंगे में मेरा हिसाब करोगी? वह हल्का सा हंसी। शायद तुमने अपने किंग से पूछा ही नहीं कि मैं सिर्फ एक ट्रेन स्पाई नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फाइटर भी हूँ। मन्नत की मुस्कान और गहरी हो गई। बस तुम्हारा कन्फ्यूजन मैं अभी दूर कर देती हूँ। अगले ही पल मन्नत ने अपना पूरा लहंगा उतार कर रख दिया। अब उसके सामने वही मन्नत थी जिसे देखकर सालू के चेहरे पर पहली बार हल्का सा झटका दिखाई दिया। ब्लैक क्रॉप टॉप और ब्लैक फिटेड पैंट में मन्नत का पूरा लुक बदल चुका था। उसने अपने बालों को कसकर पोनी टेल में बांधा, दोनों हाथ कमर पर रखे। वह पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास और एक खतरनाक चुनौती। मन्नत ने सालू की आंखों में देखते हुए कहा, और कोई डिमांड है तुम्हारी? सालू की मुठियां कस गई। उसने एक पल के लिए वेदांश की तरफ देखा। वेदांश बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी क्वीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर जैसे पूरा भरोसा लिखा था, लेकिन सालू अब भी आश्वस्त थी। वह एक ट्रेन प्रोफेशनल थी। उसके सामने मन्नत उसे अभी भी एक आसान शिकार लग रही थी। सालू के होठों पर अचानक खतरनाक मुस्कान आई। एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए मन्नत। उसने अपनी उंगली उठाई, चुटकी बजाई। अगले ही पल कमरे का दरवाज़ा खुला और एक के बाद कुछ लड़कियां अंदर दाखिल हुई। उनका पूरा पहनावा और बॉडी लैंग्वेज किसी ट्रेंड फाइटर जैसी थी। वे आकर सालू के पीछे खड़ी हो गई। वेदांश की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ गई। कबीर के चेहरे के भी भाव बदल गए, लेकिन मन्नत, उसकी नज़रें अब भी सालू पर ही टिकी थी। सालू ने आत्मविश्वास से कहा, अब करो लड़ाई। बहुत शौक है ना मेरा हिसाब करने का, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले तुम्हें इनके साथ हिसाब करना होगा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मन्नत ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, फिर सामने खड़ी उन लड़कियों को देखा। उसकी उंगलियां हल्के से मुट्ठी में बदल गई। चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान आ गई। तभी सालू ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ मन्नत? वह एक कदम आगे बढ़ी। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी,
मेरा हिसाब करोगी, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने अपने पीछे खड़ी लड़कियों की तरफ इशारा किया। अब इन्हें देखकर डर लग रहा है। मन्नत हल्का सा हंसी। डर? उसने सामने खड़ी लड़कियों को गौर से देखा। नहीं सालू। फिर उसकी नज़र सीधे सालू की आंखों में जा टिकी। मैं तो बस सोच रही हूँ। एक पल रुककर उसने कहा, तुम्हें अपने लिए इतनी सारी लड़कियां बुलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? सालू का चेहरा गुस्से से तन गया। बहुत बोलती हो। वह अपनी टीम की तरफ मुड़ी। इसे खत्म कर दो। अगले ही पल दो लड़कियां तेजी से मन्नत की तरफ दौड़ी। मन्नत बिल्कुल अपनी जगह खड़ी रही, जैसे उसे उनके हमले का इंतजार हो। पहली लड़की ने मन्नत पर मुक्का चलाया। मन्नत ने आखिरी सेकंड में अपना चेहरा एक तरफ झुकाया। मुक्का हवा में निकल गया। अगले ही पल मन्नत ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखों में ठंडी चमक आई। एक तेज झटके के साथ उसने उसका हाथ मोड़ा। आह! लड़की दर्द से चीखी और घुटने के बल गिर गई। दूसरी लड़की ने पीछे से मन्नत पर झपटी। मन्नत ने बिना पीछे देखे उसका हाथ pकड़ लिया। वह घूमी और अपने कंधे की ताकत से उसे दूर फेंक दिया। वह लड़की फर्श पर जाकर गिरी। सालू की आंखें फैल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि मन्नत इतनी तेजी से हमला रोक लेगी। मन्नत ने अपने हाथ झाड़े और सालू की तरफ देखा। बस इतनी ही ट्रेनिंग है तुम्हारी? सालू के चेहरे पर गुस्सा और बढ़ गया। साथ में हमला करो। अब 4 लड़कियां एक साथ मन्नत की तरफ बढ़ी। मन्नत ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। 1 पल, 2 पल और फिर वह अचानक आगे बढ़ी। उसकी हर मूवमेंट इतनी तेज थी कि सामने वाली लड़कियों को उसे पकड़ने का मौका तक नहीं मिल रहा था। एक का हमला उसने झुककर बचाया। दूसरे की कलाई पकड़कर उसे तीसरी की तरफ धकेल दिया। चौथी लड़की ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मन्नत ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़वाया और उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही सेकंड में चारों लड़कियां फर्श पर थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कबीर ने अन्यास वेदांश की तरफ देखा। वेदांश के चेहरे पर बेहद हल्की मुस्कान थी। कबीर धीमे से बोला, लगता है हमारी क्वीन की ट्रेनिंग रंग ला रही है। वहीं वेदांश ने नजरें मन्नत से हटाए बिना कहा, मैंने उन्हें सिर्फ लड़ना नहीं सिखाया था कबीर। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उन्हें खुद पर भरोसा करना सिखाया था। वहीं सालू के चेहरे से आत्मविश्वास धीरे धीरे गायब हो रहा था। उसकी नज़र फर्श पर पड़ी अपनी लड़कियों पर गई, फिर मन्नत पर। तभी लड़कियों में से एक लड़की धीरे धीरे उठी। उसकी आंखों में अब भी खतरनाक चमक थी। उसने इधर उधर देखा, फिर मौका मिलते ही मन्नत पर पीछे से वार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। मन्नत ने तुरंत पलटकर देखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उस लड़की का हाथ किसी और ने पकड़ रखा था। वहाँ लूना खड़ी थी। लूना का चेहरा पूरी तरह प्रोफेशनल मोड में था। उसकी आंखों में भी ठंडा आत्मविश्वास था और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसे देखते ही मन्नत के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। लूना ने उस लड़की का हाथ झटकते हुए कहा, क्वीन। उसने अपनी कलाई को हल्का सा घुमाया। मेरे भी हाथ में बहुत दिनों से खुजली हो रही थी। लूना ने सामने खड़ी लड़की को देखा। बहुत दिन हो गए किसी की धुलाई किए हुए, तो सोचा बहती गंगा में हाथ में भी धो लेती हूँ। मन्नत के चेहरे पर मुस्कान और गहरी हो गई। लूना ने अब अपनी नज़रें सालू की तरफ घुमाई। उसकी आंखों की नरमी पल भर में गायब हो गई। वो सालू को देखते हुए बोली, सालू। उसने मन्नत की तरफ इशारा किया। इतनी सारी लड़कियां। फिर उसने अपने आसपास देखा और मेरी क्वीन अकेली। लूना के होठों पर शरारती मुस्कान आई। हालांकि मेरी क्वीन तुम्हारी पूरी टीम पर अकेली भारी पड़ रही है। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची, लेकिन अब उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गया। मजा आएगा। मन्नत ने लूना की तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली। मन्नत की आंखों में वही पुराना भरोसा था, तो लूना की आंखों में अपनी क्वीन के लिए वफादारी थी। सालू ने दोनों को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मन्नत के साथ इतनी जल्दी एक और मुश्किल उसके सामने आ जाएगी। लूना ने अपनी गर्दन हल्की सी घुमाई, फिर सालू की तरफ देखकर मुस्कुराई। तो शुरू करें। वही मन्नत धीरे धीरे सालू की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। सालू पहली बार अपनी मुट्ठी कसने की बजाय उन्हें ढीला छोड़ दिया। अब उसे समझ आने लगा था, मन्नत उसके सामने खड़ी वो लड़की नहीं थी जिसे वो कभी कमज़ोर समझती थी।
मन्नत सालू के बिल्कुल सामने आकर रुकी। दोनों की नजरें मिली। फिर मन्नत ने बेहद शांत आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है सालू। सालू ने कुछ नहीं कहा। मन्नत ने एक कदम और आगे बढ़ाया। तुमने कहा था ना। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। गल टू गल, तो फिर चलो, अब देखते हैं कौन किसका शिकार बनता है। वही वेदांश कुर्सी पर बैठा सब देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, अपनी क्वीन पर पूरा भरोसा। वहीं लूना दूसरी तरफ उन लड़कियों को संभालने में लग गई। वहीं दूसरी तरफ मन्नत और सालू आमने सामने थे। दोनों की नज़रों में अब सिर्फ एक दूसरे के लिए चुनौती थी। मन्नत का हर स्टेप इतना परफेक्ट था कि हर बार सालू की आंखों में हैरानी उतर आती। उसे अंदाज़ा तक नहीं था कि मन्नत इतनी जल्दी खुद को इतना ट्रेन कर सकती है। सालू ने सालों तक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। उसकी हर मूवमेंट के पीछे बरसों की मेहनत थी। और मन्नत, उसने कुछ ही दिनों में खुद को इस तरह रेडी कर लिया था कि सालू को हर पल अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। लेकिन सालू को कौन बताता, मन्नत को ट्रेनिंग देने वाला कोई आम इंसान नहीं था। वह था किंग वेदांश राठौर, वो शख्स जिसकी हर मूवमेंट दुश्मनों के लिए खतरा बन जाती थी, जिससे लड़ाई सिर्फ आती नहीं थी बल्कि वह लड़ाई को अपनी भाषा की तरह समझता था। और उसी किंग ने अपनी क्वीन को रेडी किया था। दूसरी तरफ वेदांश और कबीर आराम से बैठे यह पूरा मुकाबला देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर ठंडा आत्मविश्वास था। उनकी निगाहें सिर्फ मन्नत पर टिकी थी और उन आंखों में साफ दिखाई दे रहा था गर्व। कबीर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सोचा नहीं था वेद कि मेरी बहन इतनी स्ट्रांग भी हो सकती है। उसने वेदांश की तरफ देखा। लगता है माफिया वर्ल्ड को सिर्फ किंग ही नहीं, क्वीन भी मिल गई है। वेदांश के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने बिना नजरें हटाए कहा, क्वीन। एक पल के लिए उसकी आंखों में पजेसिवनेस उतर आई। वो सिर्फ मेरी क्वीन है कबीर। उसकी आवाज़ में अधिकार साफ था। और मेरी ही रहेंगी। कबीर ने वेदांश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर जुनून और अधिकार साफ झलक रहा था। तभी वेदांश की आंखें अचानक चमक उठी। उसने देखा सालू बहुत चालाकी से मन्नत के एक वार को बचाते हुए दूसरी तरफ से हमला करने की कोशिश करी थी। मन्नत का पूरा ध्यान सामने की तरफ था। सालू ने मौका देखकर वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वेदांश की नज़र उससे पहले ही उस पर पड़ चुकी थी। अगले ही पल वेदांश ने अपनी गन निकाली। ढाई गोली सीधे सालू के कंधे को छूती हुई निकल गई। सालू लड़खड़ा कर पीछे हुई। उसके चेहरे पर दर्द की लकीर उभरी, लेकिन आंखों में अब भी चालाकी थी। वह समझ चुकी थी कि मन्नत से सीधा मुकाबला करना आसान नहीं था, इसलिए वह हर मौके का इस्तेमाल मन्नत को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रही थी। वहीं वेदांश ने गन नीचे की। उसकी नज़र सालू पर जम गई और उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी, मेरी क्वीन के साथ कोई चालाकी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। बर्दाश्त नहीं करूँगा। मन्नत ने एक पल के लिए वेदांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी शिकायत थी, जैसे वो कहना चाहती हो, ये मेरा शिकार है भी। वेदांश ने उसकी आंखों में पढ़ लिया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है जान, अब से आपका शिकार। मन्नत की आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई और सालू को पहली बार एहसास हुआ उसे सिर्फ मन्नत से नहीं, मन्नत के पीछे खड़े पूरे किंगडम से लड़ना था। कुछ ही देर में कमरे में लड़ाइयों की आवाज़ें धीमी पड़ चुकी थी। फर्श पर सालू के साथ उसकी बाकी सारी लड़कियां भी घायल अवस्था में पड़ी थी। सालू खुद अपने कंधे को पकड़कर फर्श पर बैठी थी। दर्द साफ था, लेकिन उसकी आंखों से डर अब भी पूरी तरह गायब था। वह गुस्से से मन्नत को घूर रही थी। वही मन्नत धीरे धीरे अपनी कुर्सी उठाकर सालू के पास ले आई। उसने कुर्सी ठीक सालू के सामने रखी और अगले ही पल पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर बैठ गई, बिल्कुल क्वीन वाले अंदाज में। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठंडा आत्मविश्वास था। वह थोड़ा आगे झुकी और सालू की आंखों में देखते हुए बेहद शांत आवाज में बोली, क्या हुआ बेबी? सालू की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। मन्नत के होठों पर तिरछी मुस्कान आई। गुस्सा आ रहा है? वह थोड़ा और करीब झुकी। दर्द हो रहा है? कुछ पल रुककर उसने कहा, लाचार महसूस हो रही है? उसकी आवाज़ अचानक गंभीर हो गई, ठीक वैसे ही जिससे 3 साल पहले मैं हुई थी। मन्नत की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी में बदल गई। उसकी आंखों में अब पुराना दर्द लौट आया था। उस वक्त तुम नकाब में थी, वो सालू की आंखों में देखते हुए बोली। लेकिन तुम्हारी आंखों में जो चमक थी ना। मन्नत की आवाज़ भारी हो गई। मेरी हालत देखकर जो खुशी तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही थी,
उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर दोबारा सालू को देखा। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। सालू की आंखों में दर्द था, लेकिन मन्नत की बातों का असर भी साफ दिखाई दे रहा था। मन्नत ने आगे कहा, हालांकि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। तुम्हारी आंखों को पहचानने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। वो धीरे से सिर झुकाकर बोली, लेकिन कोई बात नहीं, देर से सही, लेकिन अब पहचान तो लिया ना। मन्नत ने सालू के घायल कंधे की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, और आज तुम्हारी आंखों में अपना वही डर देखकर उसकी मुस्कान गहरी हो गई। मुझे मज़ा आ रहा है। सालू की आंखों में दर्द के साथ आंसू भी उतर आए, लेकिन मन्नत ने उसकी तरफ देखकर भी अपना गुस्सा कम नहीं किया। तभी मन्नत ने एक और नाम लिया, राव। बस उस नाम के आते ही उसकी मुठ्ठियाँ और कस गई। उसकी आंखों में अचानक ऐसी खतरनाक चमक उतर आई, जैसे अगर इस वक्त राव उसके सामने होता तो मन्नत उसे जिंदा छोड़ने वाली नहीं थी। मन्नत ने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी में बस एक चीज़ का अफसोस है। उसकी आंखों में पुराना गुस्सा जल रहा था कि मैं अपने हाथों से राव को नहीं मार पाई। उस राव को जिसकी बहन की आंखों में अभी मैं इस वक्त सिर्फ खौफ देख रही हूँ। उसने सालू की आंखों में देखते हुए कहा, अगर वह दोबारा जिंदा होकर मेरे सामने आ जाए ना। मन्नत के होठों पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान आई, तो इस बार मैं उसे अपने हाथों से मारना पसंद करूंगी। कमरे में अचानक फिर खामोशी छा गई। सालू मन्नत को देखती रही और पहली बार उसे एहसास हुआ मन्नत के अंदर जो आग जल रही थी वो सिर्फ सालू के खिलाफ नहीं थी। उस आग के पीछे 3 साल का दर्द था, और अब वह दर्द बदले में बदल चुका था। वहीं राव का नाम बोलते ही मन्नत की आंखें अचानक बेहद गहरी हो गई थी, जैसे उसके अतीत का सबसे दर्दनाक अध्याय एक बार फिर उसकी आंखों के सामने जीवित हो उठा हो। उसने धीरे से अपने जबड़े भींच लिए, आंखें बंद की, और अगले ही पल वही दिन उसकी आंखों के सामने कौंध गया। वो खौफनाक दिन जब राव के सामने उसे बेबस और लाचार होकर अपने कपड़े उतारने पड़े थे। उस पल की बेबसी, वह डर, वह घुटन आज भी उसके जहन में कहीं जिंदा थी। कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती है जिनसे इंसान चाहकर भी भाग नहीं सकता। वक्त कितना भी गुजर जाए, इंसान कितना भी मजबूत क्यों न बन जाए, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो नासुर बनकर जिंदगी भर दिल के किसी कोने में जिंदा रहते हैं। और मन्नत के लिए राव उसके अतीत का सबसे गहरा जख्म था। लेकिन आज फर्क सिर्फ इतना था कि उस याद को सोचकर मन्नत डर नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, उसके अंदर सिर्फ गुस्सा था। एक ऐसा गुस्सा जो हर सेकंड और बढ़ता जा रहा था। अगर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अफसोस मन्नत को किसी बात का था तो सिर्फ इसी बात का कि वह राव को अपने हाथों से ख़त्म नहीं कर पाई। मन्नत ने धीरे से एक गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें खोली। उसने सालू की तरफ देखते हुए बेहद दृढ़ आवाज़ में कहा, राव हो। उसके जबड़े फिर कस गए। तुम हो या तुम्हारा वह मिस्टर एक्स। मन्नत की आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। अब कोई भी मन्नत के साथ नहीं खेल सकता। वह एक कदम आगे झुकी। तुम्हारे भाई के सामने तब मैं कमज़ोर थी, बेबस थी, लाचार थी। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन इस बार वह दर्द उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन चुकी थी। लेकिन अब नहीं। उसने अपनी नज़रें वेदांश की तरफ उठाई, फिर कबीर की तरफ देखा और आखिर में अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, अब मेरे साथ मेरा प्यार है, मेरा पूरा परिवार है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और गहरा हो गया, और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुद अपने साथ हूँ। कुछ पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। वहीं मन्नत ने सालू को देखते हुए आखिरी शब्द बेहद ठंडे अंदाज में कहा, इसलिए अब चाहे सामने राव हो, मिस्टर एक्स हो या फिर तुम, किसी को भी यह हक नहीं है कि मेरी जिंदगी का फैसला वह खुद करे। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक संकल्प था। जिस मन्नत को कभी बेबस समझकर तोड़ा गया था, आज वही मन्नत अपने अतीत का हिसाब खुद लिखने के लिए खड़ी थी। तभी वेदांश अपनी जगह से उठा और तुरंत मन्नत को अपनी बाहों में भर लिया। इस वक्त मन्नत का पूरा शरीर गुस्से और डर से कांप रहा था। कबीर के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल चुके थे। वेदांश और कबीर दोनों जानते थे मन्नत कितनी भी मजबूत बन गई हो, लेकिन जब भी राव का ख्याल उसके सामने आता था, उसके भीतर छिपा हुआ पुराना डर फिर से जाग उठता था।
आखिर उन महीनों को भूल पाना इतना आसान भी तो नहीं था, शायद किसी भी लड़की के लिए नहीं, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों न बन जाए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी से कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं होते। वेदांश ने मन्नत को और कस कर अपने सीने से लगा लिया। वो कुछ नहीं बोला, बस उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। मन्नत ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वेदांश ने बेहद शांत आवाज़ में कहा, अब आप आराम से बैठिए। मन्नत ने धीरे से सिर हिलाया। वह जाकर कबीर के पास बैठ गई। कबीर ने भी उसे तुरंत अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जाइए बच्चा, अब वो हमारे हवाले है। वहीं मन्नत अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगी, लेकिन उसकी नज़रें अभी सालू पर टिकी थी। तभी वहाँ पर शिव अंदर आया। उसके हाथों में एक ट्रे थी और उस ट्रे में एक इंजेक्शन रखा हुआ था। इंजेक्शन को देखते ही सालू की भौवें बुरी तरह सिकुड़ गई। उसका गला सूख गया। उसकी नज़रें उस इंजेक्शन पर टिक गई। वहीं दूसरी तरफ वेदांश के चेहरे पर एक खौफनाक भाव था। उसकी आंखों में ऐसी शक्ति थी जिसे देखकर सालू के अंदर तक डर उतर गया। उसने घबराकर कहा, क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ? उसकी नज़र फिर उस इंजेक्शन पर गई। ये कैसा इंजेक्शन है? वेदांश धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब झुका। उसके होठों पर एक बेहद खतरनाक मुस्कान थी। क्या हुआ? उसने बहुत शांत आवाज़ में पूछा। डर लग रहा है। सालू कुछ बोल नहीं पाई। वेदांश ने इंजेक्शन की तरफ देखते हुए कहा, यह वह वायरस वाला इंजेक्शन नहीं है जो तुमने मेरी जान को दिया था। उसकी आंखों में गुस्सा और गहरा हो गया। उनकी यादाश्त मिटाने के लिए सालू की सांसें तेज हो गई। वेदांश उसके चेहरे के और करीब झुकते हुए कहा, लेकिन हाँ, उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। सालू की आंखें फैल गई। वेदांश ने ठंडे स्वर में आगे कहा, यह तुम्हारी सिर्फ यादें नहीं मिटाएगा, ये तुम्हारे पूरे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगा। उसकी आवाज़ में इतना ठंडापन था कि कमरे का माहौल और भारी हो गया। तुमने मेरी जान को जिस दर्द से गुजारा है, तुमने उन्हें जो दर्द दिया था, यकीन मानो ये वायरस तुम्हारे दिए हुए वायरस से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। वेदांश ने सालू की आंखों में देखते हुए कहा, ये तुम्हारे अंदर हर पल हर सेकेंड तुम्हें उसी दर्द का एहसास कराएगा। वह एक पल रुका, फिर उसकी आवाज़ और कठोर हो गई। तुम एक मिनट के लिए भी, एक पल के लिए भी अपनी चीखें बंद नहीं कर पाओगी। यह सुनते ही सालू की सांस जैसे वहीं रुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। वो घबरा कर वेदांश की तरफ देखने लगी। फिर उसकी आवाज़ कांपते हुए निकली, नहीं प्लीज़। उसकी आंखों में डर साफ था। तुम चाहो तो मुझे टॉर्चर कर लो, तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो। उसकी आवाज़ टूटने लगी, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। आंसू उसकी आंखों से निकल पड़े। प्लीज़ मुझे इतनी दर्दनाक सज़ा मत दो। वेदांश ने अपनी मुट्ठियाँ इतनी कस ली कि उसकी नसें उभर आई। वह कुछ पल तक सालू को देखता रहा, फिर बेहद भारी और कठोर आवाज़ में बोला, सज़ा? उसकी आंखों में आग जल रही थी। तुमने गुनाह किया है तो तुम्हें सज़ा मिल रही है। वह एक कदम सालू की तरफ बढ़ा, लेकिन मेरी जान ने क्या गुनाह किया था? उसकी आवाज़ में अब गुस्से के साथ दर्द भी था। तब तुमने उन्हें सज़ा क्यों दी? 3 साल। वेदांश के जबड़े कस गए। 3 साल तक वह दर्द से तड़पती रही। उसकी आंखों में मन्नत की पूरी जिंदगी घूम गई। 3 साल तक वो अपने ही अतीत से लड़ती रही, अपने दर्द से लड़ती रही। फिर उसने सालू को घूरते हुए कहा, और तुम्हें लगता है? उसकी आवाज़ अचानक बेहद ठंडी हो गई कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सालू के पास अब कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे समझ आ रहा था कि जिस दर्द को उसने कभी मन्नत के लिए सिर्फ एक सज़ा समझा था, आज वही दर्द उसके सामने सज़ा बनकर खड़ा था। तभी सालू अचानक मन्नत की तरफ बढ़ी। वह उसके पैरों के पास गिर पड़ी। प्लीज़ मन्नत, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम चाहो तो मुझे मार दो, लेकिन वेदांश को रोक दो। मन्नत कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था और उसके साथ एक अजीब सी बेचैनी भी, क्योंकि वह जानती थी सालू ने उसके साथ जो किया था उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन मन्नत अपने दुश्मनों के लिए भी ऐसा दर्द नहीं चाहती थी। उसने धीरे से वेदांश की तरफ देखा। वेदांश की आंखों में साफ लिखा था, इस बार वह किसी का नहीं सुनने वाला। मन्नत कुछ कहना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन उसके भीतर का डर और पुरानी यादें एक बार फिर उसे कमज़ोर कर रही थी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली।
वह यह सब नहीं देख सकती थी। सालू अब भी उसके पैरों के पास बैठी काँप रही थी और कबीर ने मन्नत को अपने सीने से और करीब कर लिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। एक तरफ सालू का डर था, दूसरी तरफ वेदांश का गुस्सा और उनके बीच खड़ी मन्नत थी। तभी वेदांश ने कबीर की तरफ एक स्थिर इशारा किया। वह तुरंत समझ गया। उसने मन्नत को अपने सीने से लगाए रखा और धीरे धीरे उसे वहां से बाहर लेकर चला गया। पीछे सालू की चीखें अभी उस कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। लूना तुरंत आगे बढ़ी और सालू को काबू में कर लिया। वेदांश के हाथ में अभी वही इंजेक्शन था। उसकी आंखों में ऐसी खामोशी थी जो किसी भी चीख से ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। सालू का पूरा शरीर काँप रहा था। उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ चुकी थी। याददाश्त मिटने से ज़्यादा उसे उस दर्द का डर सता रहा था जिससे वो अब गुजरने वाली थी। जिस दर्द को उसने कभी मन्नत के लिए सिर्फ एक हथियार समझा था, आज वही दर्द उसके सामने खड़ा था। सालू की आंखों के सामने अचानक मन्नत का चेहरा घूम गया। वही मन्नत जिसकी याददाश्त मिटाने के लिए उसने यह सब किया था, जिसके दिमाग को उस दर्द से गुजरना पड़ा था, जिसकी कल्पना मात्र से आज सालू की रूह काँप रही थी। उसके होठ काँपने लगे। नहीं नहीं प्लीज़। लेकिन अब उसकी आवाज़ में पहले वाला गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था, बहुत गहरा डर। और अगले ही पल उसकी चीखें फिर उस कमरे की खामोशी को चिरने लगी। वहीं कबीर मन्नत को लेकर कार तक पहुंच चुका था। मन्नत की आंखें बिल्कुल खाली था। वो बेहद थक चुकी थी। उसने धीरे से अपना सिर सीट से टिका दिया। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न कोई सवाल, बस एक अजीब सा थकान थी। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करने की भी ताकत इंसान के पास नहीं बचती। वहीं वेदांश शिव की तरफ देखते हुए शांत लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, इसे किंगडम लेकर जाओ। जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं हो जाता, ये वहीं कैद रहेगी। शिव और लूना ने तुरंत सिर हिला दिया। उन दोनों ने सालू को उठाया और उसे लेकर कार में बैठकर निकल गए। कुछ पल बाद वेदांश भी मन्नत के पास पहुंचा। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। मन्नत ने बिना कुछ कहे खुद को उसके सीने से लगा दिया। कुछ पल बाद उसने बेहद धीमी आवाज़ में कहा, घर चलिए ना वी। मयंक और जैस्मिन की शादी तो मैंने मिस कर दी, उन्हें शादी की बधाई भी तो देनी है। उसकी आवाज़ में थकान थी, लेकिन अपने लोगों के लिए वही पुरानी मासूमियत भी थी। वहीं वेदांश ने उसकी तरफ देखा। उसके माथे पर हल्का सा किस किया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसका अंदाज़ा अभी किसी को भी नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।